नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित पेट 2025 के लिए यानी पेट प्रीलिमिनरी टेस्ट 2025 और यह देखें लेक्चर जो आधारित है समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति पर आधारित है। और पेट 2025 के लिए जो बदलाव 2025 में हुआ है महत्वपूर्ण यह है कि ये 3 साल की वैलिडिटी के लिए आपका यह पेट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत देखें जो इसमें निहित है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या निहित है। तो पेट के सारे एग्जाम यूपी ट्रिपल के अब तक जितने एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं सारे एग्जाम के प्रश्नों का इसमें समावेश या कलेक्शन को आप देख सकते हैं। इस दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह नोट्स हो जाता है। इसमें देखिए क्या बताने का प्रयास करा 70 यूपी ट्रिपल अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र यानी PYQ इसमें होंगे जिसका सॉल्यूशन होगा, जिसके अंतर्गत समान अध्ययन, सामान्य विज्ञान, समान जागरूकता, प्रारंभिक अंगणित, इसके बाद तर्क एवं तर्क शक्ति, ग्राफ एवं तालिका, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी जो कि इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब टॉपिक निहित हैं। इसके सिलेबस यानी ये सब आप देख लें तो इसमें जो है सिलेबस देखें तो कुल मिलाकर 15 टॉपिकों के अंतर्गत यह कवर की गई है, जिसके प्रथम जो 10 टॉपिक हैं वो 5-5 नंबर के यानी 50 नंबर के होंगे और अंतिम 5 टॉपिक जो है वह देखें 10-10 नंबर के यानी 50 नंबर के। अंतिम जो 5 टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 ही टॉपिक में 50 नंबर जो है कुल 100 नंबर के एक प्रश्न होंगे 2 घंटे का होगा। जैसा कि इसमें देखें परसेंटाइल और मार्क्स दोनों का इसमें मतलब यह जो एग्जाम होता है 2 दिन 2 शिफ्ट में कराता है। इस बार देखें तो 6 और 7 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया। सितंबर में पहली बार आयोजन नहीं किया जा रहा, पहली बार देखें पेट का आयोजन जो किया गया था 8 अगस्त यानी अगस्त में कराया गया था 2021 में। दूसरी बार देखें तो 16 यानी 15-16 जो है अक्टूबर 2022 को इसका कंडक्ट कराया गया था 2 पालियों में। इसके बाद देखें तो जो पिछला 2023 में एग्ज़ाम कराया गया था वो 28 व 29 अक्टूबर को जो है 2023 में कराया गया था। 2024 में पेट का आयोजन नहीं करवा पाया था PTPL से, यानी 2024 के बाद 2025 में ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है 3 साल के वैलिडिटी के साथ। तो 2024 में इसका पेपर न कंडक्ट होने की वजह से काफ़ी भर्तियाँ रुक गई थी क्योंकि ये जो नियम था वो 1 साल की वैलिडिटी के लिए अब तक पेट करवा रहा था और उसको एक्सटेंड हालांकि एक बार किया था, जैसा कि छात्रों की भारी मांग थी कि इसको वैलिडिटी बढ़ाकर 2023 के 2024 में वैकेंसियाँ निकाले अंत। तो यूपी के लेट लतीफ़ी यानी काफ़ी एग्ज़ाम देखें तो अभी तक पूर्ण नहीं कराया जा चुका, उसका फॉर्म फिलअप करवा लिया है। तो एग्ज़ाम को वो फोकस करते हुए जो नई वैकेंसी नहीं निकाला और इसके अंतर्गत जो आगामी वैकेंसी हम देखें तो यूपी ट्रिपल जो लोअर है सबसे बड़ी भर्ती इस एग्ज़ाम की लोअर, जिसके महत्वपूर्ण पदों को वह प्रतिनियुक्ति पर भर्ती कर रहा है जो बहुत बड़े मतलब दुर्घटना के रूप में कहा जा सकता है। जो कि लोअर देखें तो पहले बहुत प्रतिष्ठित एग्ज़ाम हुआ करता था, जब यह लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कंडक्ट करता था तो बहुत अच्छा एग्जाम के रूप में था, लेकिन वहाँ से एक ही बार उसको लोअर की वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ है। अभी तक देखें तो वह लोअर अभी मतलब ये कहा जाए तो राजनीति की भेंट कर लें या फिर लेट लतीफ़ी की भेंट कर लें या फिर यूँ कह सकते हैं कि उसमें जो है संविदा और प्रतिनियुक्ति की नियुक्ति के आधार पर उसमें जो है काफ़ी अच्छी भर्तियाँ रोक दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं 3 साल के वैलिडिटी के हिसाब से ये जो पेट 2025 होगा ये आगामी सभी एग्जाम से यानी 3 साल की वैलिडिटी होने का आशय ये हुआ कि एक ही बार आप पूरी मेहनत के साथ इसमें यदि फोकस कर लें तो 3 साल जो है आपका यानी मेहनत करने से बच जाएंगे और टोटल फोकस आपका जो होगा इससे आने वाली आगामी भर्तियों पर हो सकता है। जिसके अंतर्गत देखें तो महत्वपूर्ण भर्तियाँ बहुत सी हो सकती हैं जिसमें आपका लोअर के हालांकि महत्वपूर्ण पद तो नहीं है लेकिन फिर भी लोअर की वैकेंसी आने की संभावना है। लोअर होगा, लेखपाल होगा, वीडियो होगा और जो स्पेशल वैकेंसियाँ होंगी यानी ये सब कॉमन स्नातक सबके लिए और स्पेशल वैकेंसियाँ काफ़ी आ सकती हैं। तो आप अच्छा मार्क्स लाएंगे तभी जो है आप इन सबों के मेंस एग्जाम दे पाएंगे। तो इसके आप एक बार सिलेबस का अध्ययन कर लें। इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड हैं। देखें भारतीय इतिहास यानी प्रथम 10 टॉपिक को हमने बताया था, प्रथम 10 टॉपिक जो है 5-5 नंबर के हैं, तो आप इसको देख लें। प्रथम टॉपिक 10 टॉपिक यहाँ तक है, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग तक है, यानी इसमें देख सकते हैं ये। इसके बाद अंतिम जो 5 टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें यहाँ से आपका समसामयिक भी शुरू होता है, 10 नंबर का यह होगा। इसके बाद देखें तो सामान्य जागरूकता यानी जिसको जीके कहते हैं, 1 लाइनर फैक्ट के रूप में, तो यह जो आपका 10 नंबर का होगा। इसके बाद देखें यहाँ पर जो है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण ये भी 10 नंबर का होगा। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण 10 नंबर का और तालिका की व्याख्या विश्लेषण 10 नंबर का। ये देखें तो बहुत ही यदि आप इस बैकग्राउंड के नहीं हैं, यदि हालांकि हाई स्कूल लेवल के स्तर का ही पूछा जाएगा जिसके सिलेबस में निहित है, तो फिर यह आपके 20 नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस पर प्रैक्टिस अनिवार्य क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आप 20 नंबर नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव मार्क 1/4 का नेगेटिव मार्क भी है, तो आप ज़्यादा नंबर लाने के लिए इस पर प्रैक्टिस होना चाहिए। कहने का आशा ये हुआ कि यदि आप ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो पहले तो PYQ आपको देखना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
पहले स्थान तो सिलेबस है, जिसको अभी हमने चर्चा कर लिया। सिलेबस आप देखें कि उसका दायरा क्या पूछने का, इसके बाद PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ये नोट्स है। इसके बाद आपका जो आता है वो प्रैक्टिस सेट है। ये 3 स्टेप आप पूरा कर लेते हैं तो ज़्यादा चांसेज है आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की क्षमता रखते हैं, यदि अच्छा खासा स्कोर आपका हो रहा है तो। इसमें देखें प्राचीन यानी भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास जो पेट के अंतर्गत हम देख रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। एक बार आप पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से आप इसको एक बार देख लें। वैदिक संस्कृति दूसरी टॉपिक थी, इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है, और यानी ये सारी जानकारी पूर्वक लेक्चर हम दे चुके हैं। इससे आगे देखते हैं आज का लेक्चर जो है वो बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जी, जीवन एवं शिक्षाएं, आज के लेक्चर से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं PYQ ग्रुप में। इसमें देखें जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देखें इसमें क्या है, बौद्ध धर्म पर आधारित गौतम बुद्ध और जीवन और शिक्षा में पहला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो सही इसका आंसर देखें तो ए है, यानी बोध गया है। ये देख सकते हैं कब पूछा गया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लें तो यह है कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। कब, ये याद रखना है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। तो देखें एक्स्ट्रा ऐड करने लायक क्या इसमें है। तो देखें इसमें ये बताया गया है कि ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात ये बुद्ध कहलाए। तो पहले इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनके बचपन का नाम देखें तो सिद्धार्थ था। और इसके कुछ और इसमें ऐड कर लें तो देखें बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी, यानी गौतम बुद्ध जी जो कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध बने, पहले ये क्या थे? सिद्धार्थ थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। हालांकि एक बुक भी लाइट ऑफ एशिया है। तो एशिया का ज्योतिपुंज किनको कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को ही कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो ये थोड़ी सी इनके बारे में बायोडाटा रहा। आगे देखते हैं, आगे इसमें विस्तार और कुछ किया जाएगा जहाँ आवश्यकता होगी। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये बनता है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों? यानी बोध गया जो एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो इसका आंसर भी सही, गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। तो बोध गया के बारे में देख लिया था कि बोध गया क्या, महाबोधि यानी बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व विरासत स्थल यानी यूनेस्को द्वारा 2002 में इसको शामिल किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन उपयुक्त व्याख्या सही बताने के कर रहा है। तो क्यों प्रसिद्ध हमने ऊपर ही देख लिया था। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न ये देखें तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा? भी बुद्ध के रूप में। इससे पहले क्या थे? यानी इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ऊपर ही व्याख्या और देख सकते हैं कभी प्रश्न पूछा गया। इसके बाद देखें किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के बौद्ध धर्म की अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ स्टार बनाया है समसामयिक घटना से। इसका एक्सप्लेनेशन एक का पूछा गया, देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन देखें तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नोट, इस ज्ञान का प्रचार का आरंभ धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने ऋषिपत्तनम, सारनाथ, वाराणसी से किया था। तो इसमें देख सकते हैं एग्जाम में कहीं नहीं दिया, हुमायूं का मकबरा दे दिया, महाबोधि मंदिर परिसर, यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हेतु कुतुब मीनार से कोई मतलब, लाल किला परिसर कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर दिया है दिव्य ज्ञान का प्रचार का मतलब यह धर्म चक्र प्रवर्तन से ही है। और इन्होंने ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ को ऋषिपत्तनम कहते हैं, वाराणसी में, यहीं से इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन था उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश जो यहीं पर दिया था। यानी इसको थोड़ा और विस्तार कर लें तो देखें धर्म चक्र प्रवर्तन पर अक्सर एग्जाम पूछता है। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम पहले कहाँ थे? उरुवेला में थे। उरुवेला का मतलब यह बोध गया में चूंकि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मणों सन्यासियों का पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं पर यह भी ऐड कर लें कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म में प्रतीक कौन से हैं। तो देखें जन्म, इनका जो जन्म है वो प्रतीक की कैसे है? कमल एवं साढ़, कमल और साढ़ जो है वो जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग जो है, देखें गृह त्याग यह घोड़ा का प्रतीक है, यानी घोड़ा जो होगा वो गृह त्याग से संबंधित है। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक देखें तो यह है पीपल या बोधि वृक्ष है। पीपल या बोधि वृक्ष जो प्रतीक है वो ज्ञान का। निर्वाण देखें
तो पद चिन्ह है, यानी निर्वाण जो है उसका प्रतीक देखें तो पद चिन्ह मृत्यु स्तूप, स्तूप का मतलब ढेर से है, तो इस मृत्यु जो स्तूप बनाए गए हैं। दूसरे शब्द में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जन्म का प्रतीक जो है, जन्म का प्रतीक कमल है। प्रथम प्रवचन जो दिए थे, प्रथम प्रवचन दिए थे अभी हमने देखा ऋषिपत्नम में, सारनाथ वाराणसी के निकट प्रथम प्रवचन दिए थे। ये धर्म चक्र प्रवर्तन है, इसका मतलब महाबोधि, बोधि वृक्ष अग्नि त्याग जो है यह प्रतीक चिन्ह घोड़ा का है। एक गौतम बुद्ध के जीवन संबंधित जो प्रतीक महत्वपूर्ण एग्जाम के स्टूडेंट से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 5 नंबर बनेगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी, इसको देख सकते हैं पेट 2022 में, यानी 16 अक्टूबर 2022 को प्रथम पाली में एग्जाम में पूछा गया। इसमें देख सकते हैं गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष का मतलब वही हो गया बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष जो हुआ उसको पीपल वृक्ष, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम ऋषिपत्नम यानी सारनाथ वाराणसी में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ज्ञान प्रदान किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यह है कि माना जाता है कि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ, यानी सिद्धार्थ गौतम सिद्धार्थ माना जाता है, गौतम सिद्धार्थ यानी सिद्धार्थ गौतम जोड़ दिया यहाँ पर, यानी गौतम बुद्ध की अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक उन्होंने से किस स्थान पर पवित्रतापूर्वक ध्यान किया था? पवित्रतापूर्वक ध्यान किया था। तो वह स्थान देखें गुंडेश्वरी गुफा में किया था। ये पेट में देख सकते हैं पूछा है 2023 में 29 अक्टूबर को। गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पूर्व 6 वर्ष तक गुंडेश्वरी गुफा गया बिहार में ध्यान किया था। गौतम बुद्ध को लगभग 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा, इसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जा रहा है वर्तमान में, तो वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है इसको। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला यहाँ पर बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका आंसर देखें तो भी कुशीनगर में। ये देख सकते हैं क्या पूछा है, इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो इसको देखें परिनिर्वाण, परिनिर्वाण भी कहते हैं और महापरिनिर्वाण के रूप में भी जाना जाता है, यानी परिनिर्वाण कहे चाहे महापरिनिर्वाण कहे, एक ही अर्थ है। ये कुशीनगर में इनका हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का निर्वाण कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, यानी मल्लों की राजधानी कहाँ थी? पावा पहुंचे। वहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे, यानी कौन लोहार था? चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने को दिया, यानी बुद्ध जी को शुकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी वर्तमान कुशीनगर पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण या निर्वाण कहा जाता है। नोटिट यह है कि यहीं पर शरीर त्याग, यानी शरीर त्याग का मतलब परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण। तो शरीर त्याग से पूर्व सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। अक्सर पूछते हैं कि जो अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? तो यहीं पर कुशीनगर में ही दिया था, जहाँ यह कुशीनारा है। तो कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुबुद्ध को दिया था। और बुद्ध जी ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए थे। इसमें थोड़ा सा देख लें, जो 16 महाजनपद थे उसमें देखें बौद्ध ग्रंथ अगुत्तु निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो 16 महाजनपदों में मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज था जिसमें पावा यानी फाजिल नगर या उस्मानपुर तथा कुशीनारा कस्या मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानियां थीं। इसमें जो 4 नंबर प्रश्न है दिव्य प्रसार का, इस पर थोड़ा सा और प्रश्न को ऐसे ही पूछा सकता है कि मृग सहित चक्र, यानी मृग सहित चक्र को भी पूछा जा सकता है। तो यही है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव यानी हिरण वन में दिया था। ऋषिपत्नम सारनाथ यानी वाराणसी में है और सारनाथ में मृगदाव यानी हिरण वन है। यहीं पर अपना इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और इसमें देखें तो कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिया था, क्योंकि बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य यहीं पे थे, यानी श्रावस्ती में सबसे अधिक शिष्य थे, इसलिए श्रावस्ती में इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा उपदेश दिया। और बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए थे, यानी अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने वैशाली में बिताए थे। और सबसे ज़्यादा उपदेश जो है वो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, और श्रावस्ती में ही सबसे ज़्यादा बुद्ध के शिष्य थे। अगले प्रश्न पर चलने से पहले इसमें गौतम बुद्ध संबंधी जो कलेक्शन समरी यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। तो देखें इसमें विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर बिहार में है, यानी ये पूछेगा विश्व शांति स्तूप जो राजगीर यानी बिहार में है। वर्ण जाति को स्वीकार किया, यानी बौद्ध धर्म देखें
बौद्ध धर्म ने वर्ण जाति को स्वीकार किया, कुछ एक शिल्पों को भी स्वीकार किया है। ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया है। जैन व बौद्ध धर्म दोनों ही, यानी जैन व बौद्ध धर्म दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष मानते थे, परंतु आत्मा को दोनों नहीं मानते थे। यानी दोनों में समानता पूछेगा तो दोनों ही कर्मवाद को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, मोक्ष को मानते थे, लेकिन आत्मा को नहीं मानते थे। सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली शाखा वज्रयान थी, जिसका सिद्धांत 8वीं यानी वज्रयान 8वीं शताब्दी में, इसका सिद्धांत मंजूश्री कल्प तथा गुरु समाज में मिलता है। संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति, यानी गौतम बुद्ध जी ने जो संघ बनाया था, संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिया था और अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली मनाए थे और यहीं पर स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी थी। और पहली जो स्त्री हुई थी वह महाप्रजापति गौतमी हुई थी और यह अपने शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों को जो है संघ में शामिल करने का अनुमति दी थी। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था, सबसे ज़्यादा शिष्य यहीं पर थे। क्षणिकवाद स्वीकार किया था, अनात्मवाद का सिद्धांत यानी बौद्ध दर्शन भी स्वीकार किया था इन्होंने। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र यानी बिहार में है। पौवरन नामक समारोह अपराधों को स्वीकार करने के लिए था। इसके बाद देखें जो सारनाथ की जो भूमि, सारनाथ यानी भूमि स्पर्श मुद्रा जो गौतम बुद्ध जी की है, भूमि स्पर्श मुद्रा, ये सारनाथ की मूर्ति है। ये शुचिता और निरंतरता बनाए रखने के लिए है, गुप्त काल से संबंधित है भूमि स्पर्श मुद्रा जो सारनाथ में है। इसके बाद त्रिपिटक देख लें, बौद्ध धर्म संबंधित त्रिपिटक भी हैं। तो त्रिपिटक में सबसे पहला जो है विनय पिटक है, इसमें संघ संबंधी नियम तथा आधार की शिक्षाएं विनय पिटक में दी गई है। इसके बाद सुत्त पिटक है, धार्मिक सिद्धांत है, नैतिक एवं सिद्धांत है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत उपदेश इसमें दिए गए सुत्त पिटक में। इसके बाद अभिधम पिटक है, दार्शनिक सिद्धांत है। आगंतुक निकाय में 16 महाजनपद हैं। मल्ल संघ यानी कुशीनारा कश्या में महापरिनिर्माण हुआ था। और अशोका राम बिहार पाटलिपुत्र में है तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। इसके बाद देखें सर एडविन एलनार्ड की पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया पर आधारित है। लाइट ऑफ एशिया किनको कहा जाता है, गौतम बुद्ध जी को, और एक इसकी पुस्तक है सर एडविन एलनार्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया है। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान जो है कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था, चौथी बौद्ध संगति के समय में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, इसी समय इनको देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में। मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी, यानी कनिष्क के समय में है, महायानियों द्वारा। ललित विस्तार पर प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में हुआ था। ललित विस्तार पर प्रकाशन 1879 में लंदन से किया गया था। यहाँ पर संगीतियों की बात चलिए अक्सर पूछ देता, तो वहाँ भी चर्चा कर ही लेते हैं। देखें प्रथम जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी मगध नरेश अजातशत्रु के शासनकाल में। स्थान देखें तो राजगीर सप्तपर्णी गुफा में, और इसके अध्यक्षता महाकश्यप अध्यक्षता किए थे। द्वितीय बौद्ध संगीति देखें तो यह जो है मगध नरेश कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई थी। इसके बाद थर्ड बौद्ध संगीति थी, यह मौर्य सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता मुगली पुत्र तिस्म की थी। और चौथी जो बौद्ध संगीति है तो ये देखें जो कनिष्क यानी कुषाण वंश का जो कनिष्क था उसके समय में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई। यहाँ पर तो एक कश्मीर के कुंडवन में इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। जबकि द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता हमने नहीं बताया था, उसकी अध्यक्षता साबा कामी ने किया था। यानी क्रमशः देखें चारों जो बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी। प्रथम को एक बार देख लें पुनः। प्रथम बौद्ध संगीति, इसका समय देखें 483 ईसा पूर्व में, स्थान राजगृह में, अध्यक्षता महाकश्यप, यह अजातशत्रु का शासनकाल था, मगध नरेश अजातशत्रु का शासनकाल था। द्वितीय बौद्ध संगीति को देखें तो 383 यानी 100 वर्ष बाद इससे आयोजित की जाती है ईसा पूर्व वैशाली में। इसके अध्यक्ष सबा कामी और कालाशोक यानी मगध नरेश कालाशोक के समय की जाती है। तृतीय देखें तो यह 255 ईसा पूर्व में की जाती है पाटलिपुत्र जो आदमी पटना है। इसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र तिस्म की थी। इस सम्राट अशोक यानी अशोक द ग्रेट जो मौर्य वंश का सम्राट अशोक सबसे महान शासकों में है उसके समय की गई थी। चौथी बौद्ध संगीति देखें तो यह ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडवन जो कश्मीर में है इसकी अध्यक्षता वसुमित्र या अश्वघोष ने किया था। और यह कनिष्क यानी हमने देखा था कि कुषाण वंश का जो कनिष्क था उसके समय में यह चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। और इसमें यह है कि सिंघली अनुश्रुतियों यानी दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। इसमें कुछ ऐड करें तो यह देखें कि गौतम बुद्ध जी कौशाम्बी
जो है गौतम बुद्ध जी कौशाम्बी देखें तो उदयन के शासनकाल में आए थे। इसके बाद देवदत्त था, देवदत्त के बारे में पूछ देता, देवदत्त कौन था? तो बुद्ध का चचेरा भाई, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। यह पहले बुद्ध का अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया था देवदत्त। उनका क्या था? चचेरा भाई था। अक्सर कई प्रश्न पूछते हैं कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, यानी महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो गौतम बुद्ध का गृह त्याग से संबंधित है। 29 वर्ष की आयु में एक गृह त्याग कर दिए थे। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन इन शाक्य गण के प्रधान थे। माता माया देवी कोली गणराज्य यानी कोली वंश की कन्या थी। इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण है देखें तो आलार कालाम से संबंधित प्रश्न इसमें आते हैं। बुद्ध एक गुरु, बुद्ध महानिष्क्रमण के बाद इनसे दीक्षा ली, तपस्या की, किंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे आलार कलाम जी, यानी बुद्ध जी इनसे दीक्षा लिए थे। इसके बाद आता है रोमनीदेयी अभिलेख भी संबंधित इसमें है। तो मौर्य वंशी शासक अशोक के रोमनीदेयी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि कर से मुक्त करने और भू राजस्व 1/8 भाग लेने का भी उल्लेख करता है अशोक, यानी रोमनीदेयी अभिलेख से संबंधित है गौतम बुद्ध जी से। इसके बाद देखें त्रिपिटक आता है, ये भी इसमें शामिल कर लें। त्रिपिटक का है तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक होता है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। पहला विनय पिटक है, यानी संघ संबंधी नियम था आधार की शिक्षाएं हैं। सूत्र पिटक धार्मिक सिद्धांत है। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत है। इसके बाद बौद्ध धर्म त्रिरत्न भी हैं, यानी बुद्ध धम्म एवं संघ, यानी बौद्धम धर्मम सम्मम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि पर त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं जिनकी शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, सूत्र पिटक और धम्म पिटक है। इसके अलावा देखिए भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित स्तूप भी बनाए गए। स्तूप का मतलब ढेर होता है, राग का ढेर, तो स्तूप का यही मतलब है जो कि ऋग्वेद में स्तूप का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। तो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित स्तूप में देखें तो पहला सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन इन्होंने शुरू किया था, प्रथम उपदेश दिया था। दूसरा बोध गया, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ से हुई थी। तीसरा देखें कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण होते हैं, यहाँ स्तूप है। इसके बाद सांची है, स्थापना अशोक के समय में किया गया था, यानी यहाँ पर बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 स्तूप हैं, यानी सारनाथ में, बोधगया में, कुशीनारा में और सांची में है। तो सांची जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। निर्माण अशोक द्वारा आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इसके बाद भरहुत एवं सांची स्तूप की स्थापना अशोक के शासनकाल में हुई थी, मौर्य काल में। धमिक स्तूप देखें तो यह भी मौर्य काल में ही की गई थी। अमरावती स्तूप देखें तो सातवाहन काल में इसकी स्थापना की जाती। इसी को पूछा था जो आरो यारो रीग्जा 2023 का था, 27 जुलाई 2025 को अमरावती स्तूप पर यह पूछा था प्रश्न। इसके बाद देखें तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, अर्थात क्षणिकवाद का संबंध गौतम बुद्ध से ही है। लाइट ऑफ एशिया हमने देख लिया था, नामक काव्य की रचना एडविन अर्नाल्ड ने की थी। गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित एशिया के पुंज कहे जाते हैं। यह ललित विस्तार पर आधारित है, यानी आधार किस पर? लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। इस बुक का प्रकाशन जो है 1879 में ही कर दिया गया था। यह प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा। इसके बाद पाली ग्रंथ मिलिंद पन्नों देखें तो पाली ग्रंथ मिलिंद पन्नों में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यानो शासक मिलिंद के मध्य संवाद दिया गया है। और बौद्ध धर्म के देखें 2 संप्रदाय में बढ़ गया था बौद्ध धर्म, एक महायान था, एक हीनयान था। तो इसमें अंतर देख लें तो हीनयान में बौद्ध को एक महापुरुष माना गया, यानी जो हीनयान संप्रदाय था बौद्ध को एक महापुरुष माना, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तो उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। तो एक और पूछता है कन्हेरी शैलकृत गुफा के बारे में पूछता है। कन्हेरी शैलकृत गुफा क्या है? तो याद रखें कि महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित हैं। इस केंद्र में देखें तो 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं कन्हेरी शैलकृत गुफा में। 11 सिरों की बोधिसत्व का अंकन यहीं पर मिलता है। हालांकि इसको ज़्यादा विस्तार करेंगे तो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। कन्हेरी शैलकृत गुफा यहीं पर यहीं तक इसमें जानकारी निहित करते हैं। इसके बाद देखें तो भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों के प्रतिपादन का सही क्रम क्या है, यानी 4 आर्य सत्य कौन से भगवान बुद्ध ने किए थे? तो सबसे पहला इनका आर्य सत्य है कि दुख है, यानी ये कहते हैं दुख है। दूसरा कहते हैं दुख का कारण है। एक क्रम के हिसाब से याद रखना, आपको क्रम पूछ सकता है। तो सबसे पहले दुख है, दूसरा दुख का कारण है, और तीसरा जो इसमें है दुख का निरोध है, और चौथा जो है क्रम के साथ देखें तो दुख निरोध का मार्ग है। यानी सबसे पहले क्या है? दुख है, दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निरोध। दुख का निरोध का मतलब दुख अंत
दुख का अंत संभव है। तीसरा कहता है दुख का निरोध या दुख का अंत संभव है। और चौथा है इसमें दुख निरोध का मार्ग है, यानी दुख निरोधागामी प्रतिपदा, यानी दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग से होता है। इसके बाद नागार्जुन के बारे में देख लें तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक जो ये नागार्जुन थे, यानी माध्यमिक या शून्यवाद मत की प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक गणिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई और उन पर निर्भर है। नागार्जुन में प्रत्युत संवाद को ही शून्यता कहा जाता है। इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि वल्लभी विश्वविद्यालय यानी प्राचीन काल का वल्लभी विश्वविद्यालय हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था। यहाँ शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक केंद्र गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर था। वर्तमान में भावनगर जिले का भाग है। यहाँ स्थित वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात से संबंधित है। एक और पूछता है इसमें कि चैत्य विहार में क्या अंतर है। चैत्य पूजा स्थल होता है, यानी चैत्य विहार जो देखें बुद्ध की जीवन संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म संबंधित है, तो चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान होता है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ चिता समाधि, यानी सौदा के पश्चात बचे अवशेष को भूमि में गाड़कर उसके ऊपर जो समाधियां बनाई तो उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, उन्हें विहार कहा गया। चैत्य गृहों के समीप भिक्षुओं के जो रहने के लिए आवास बनाए गए उन्हें विहार कहा गया। इसमें नोटेड पॉइंट ये ध्यान दें कि जैन बौद्ध आजीवकों और वैदिक धर्म में देखें तो सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों द्वारा रखी गई थी। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा किया था, लेकिन इनसे भी पूर्व यदि पूछे तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता विकल्प रहेगा। तो वहाँ यानी जैन बौद्ध आजीवक वैदिक धर्म में तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के महायानियों ने जो है मूर्ति पूजा की नींव रखी, लेकिन इनसे पहले देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो पहले मूर्ति पूजा करने वाले लोगों में शामिल हैं भारत में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल से है तो कुषाण काल में ये बनाई गई थी। कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां बैठी और खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ था। और हमने देख लिया था भूमि अस्वस्थ मुद्रा के सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित गुप्त काल से थे। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा में है। भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। शैलकृत चैत्यगृह में देख सकते हैं हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्यालय में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मालव तालुका में स्थित जो है कार्यालय है, चैत्यगृह कार्यालय। अगला लेक्चर जो जैन धर्म होगा तो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।